हेलो भाई, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्लस एसके पर। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, इसके पीछे आपको कुछ बताया गया था कि जो त्रिभुज यानी ट्रायंगल जो होता है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए। तो देखने के लिए जिसको नॉलेज आवश्यकता है देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके पीछे मैंने जो आपका पर्सनली था उसको मैंने देखा था बहुत सही तरीके से। उसको जाकर देखिए, हर एक जो कंसेप्ट बताया जा रहा है उसको समझिए, ठीक है। तो आज जो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, इसमें देखिए पर्सनली जो है 6.2 है। तो इसमें जो पर्सनली हल करने से पहले क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है जानना, क्योंकि जब पर्सनली देखेंगे तो जब ये सब चीज़ें जानते रहेंगे तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिभाषाएं। तो कुछ विषय में इसके जो दिया है 5-6 पॉइंट त्रिभुज के विषय में, क्योंकि त्रिभुज कैसे सिद्ध करेंगे वो ज़रूरी है, ठीक है। तो कैसे जानेंगे, तो ये दिया है, तो हर एक जो दिया गया है जितने भी पॉइंट है 6 पॉइंट है, इसको क्या करेंगे हम नोट करेंगे। क्या करेंगे, नोट करेंगे। नोट करने के बाद मैं हर एक पॉइंट को बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हर एक पॉइंट को, जैसे पहला नंबर दिया है क्या, दो आकृतियां जिनके आधार समान हो, जिनकी आकृतियां या दो आकृतियां दिए रहेंगे जिनके आधार समान हो। क्या हो, समान यानी बराबर हो, परंतु अमाप समान न हो, समरूप कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें बोल रहा है अमाप। क्या बोल रहा है, अमाप। अमाप मतलब बिना माप का। माप का मतलब जैसे कोई चीज़ होता है तो उसका मापन किया जाता है, माप होता है, ठीक है। लेकिन अमाप का मतलब उसका कोई माप ही नहीं है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है समान न हो। क्या हो, समान न हो, यानी समान नहीं रहेगा तो ही बात है ना, समान न हो। तो कहने मतलब मैं इसको समझा चुका हूँ। तो वो आकृतियाँ क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समरूप। बात समझ में आया। इसे मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ कि समरूप का मतलब होता है जिसका रूप क्या हो, एक इक्वल हो। क्या हो, इक्वल। रूप का मतलब क्या होता है, रूप का मतलब आकार। रूप का मतलब आकार, आकार मतलब साइज। साइज आपका जो होगा, आकार जो होगा एक ही टाइप। जैसे मान ली 2 मार्क का मैंने लिया हूँ, तो इसको अब पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि ये जो दोनों हैं ये क्या हैं आपके, क्या हैं, समरूप हैं। क्या हैं, समरूप। क्यों, क्योंकि इनका रूप जो है एक ही तरह का है, नहीं रंग अलग अलग है, यानी आकार कैसा है, दोनों का एक ही है, दोनों का आकार एक ही है, ठीक है। तो कहने मतलब कि इसका एक छोटा बड़ा हो सकता है, नहीं लंबाई इसका कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है, या इसको घट जाएगा। तो कहने मतलब कि हैं तो दोनों क्या, समरूप। क्या है, समरूप, लेकिन लंबाई में कम बेसी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे जैसे दो जुड़वा भाई होते हैं तो लगते हैं दोनों एक ही। दो जुड़वा भाई जब होते हैं, 2-3 जो होते हैं, तो उनका फेस देखेंगे तो एक ही तरह का लगता है, लेकिन किसी का लंबाई बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, किसी की लंबाई कम ही रह गया, लेकिन उनका रूप क्या है, एक ही है। बात समझ में आ रहा है। तो ये बात समझ में आया। अमाप, तो इसका मतलब यही कह रहा है कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे वृत्त है। क्या है, एक वृत्त, ठीक है, ऐसा। एक मैंने और दूसरा वृत्त लिया ऐसा, ठीक है। अब देखिए दोनों का रूप क्या है, एक ही है, यानी ये आपका वृत्त है, ये भी वृत्त ही है, ठीक है, दोनों वृत्त हैं। लेकिन देखिए इसका जो साइज है, जो इसकी, यानी ये छोटा है, क्या है, छोटा है, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। बात समझ में आ रहा है। यानी ये आपस में कैसे हैं, समरूप हैं। क्या है, समरूप। रूप एक ही है, यानी ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, लेकिन इसका आकार देखिए, आकार क्या हो गए आपके, यानी छोटे बड़े हो गए, इसको कहते हैं समरूप, ठीक है। तो यही कह रहा था कि अमाप समान न हो। अमाप मतलब मैंने बताया कि जिसका माप समान न हो, वो सब क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं, ठीक है। और भी मान लीजिए कोई चित्र ले लीजिए, मैंने ट्रायंगल लिया, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। तो दोनों को जब देखेंगे तो ये आपस में कैसे हैं, समरूप हैं। क्या है, समरूप हैं। क्यों, क्योंकि जो है कि रूप क्या है, एक ही है, दोनों का रूप क्या है, एक ही है, ठीक है। लेकिन इसकी लंबाइयाँ छोटे बड़ा, यानी छोटा या बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आया। तो पहला समझ में आएगा होगा पहले का मतलब क्या है। तो इसकी पिछली वीडियो में मैं बताया हूँ कि सर्वांगसम एक होता है, एक समरूप होता है। तो सर्वांगसम लेसन जो था आपका, उसको मैंने क्लास 9th में देखा था, अच्छी तरह से आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे हाई स्कूल यानी जो बोर्ड का पेपर है उसके अनुसार देखेंगे। तो आपका ये पूरा सिलेबस में है समरूप त्रिभुज, यानी यहाँ पढ़ना क्या है, समरूप त्रिभुज, इसलिए मैं समरूप त्रिभुज पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो जो भी बताया जा रहा है उसको अच्छे से समझिए, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो मैं इसको बताने का मेन रीजन हमारा यही है कि जब इसको आप समझ जाएंगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
चलिए तो शुरू करेंगे। तो ये आपका पहला हो गया, स्टेटमेंट जो दिया गया था पहला, ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे। दूसरा कह रहा है सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होते हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सर्वांगसम जो आकृतियां होंगी वे समरूप होंगे, वे समरूप होंगे, लेकिन आगे बोल रहा है इसका विलोम नहीं। विलोम मतलब उल्टा। उल्टा मतलब ये कह रहा है कि समरूप यानी सर्वांगसम से समरूप होंगे। सर्वांगसम दिया है, सर्वांगसम आपके समरूप होंगे, लेकिन समरूप जो है आपकी सर्वांगसम नहीं होंगे। बात समझ में आया ये बात? यानी सर्वांगसम से समरूप आप बता सकते हैं कि होंगे, लेकिन समरूप से सर्वांगसम नहीं बता सकते। इसका मतलब समझिए, जैसे मैंने बताया कि ये दोनों आकृतियां क्या हैं आपके? समरूप हैं। क्या है? समरूप हैं। तो सर्वांगसम क्या होता है? तो सर्वांगसम मतलब सभी अंग सर्व मतलब संविच्छेद करेंगे तो इसको मैं बोलता हूं सर्वधन अंग धन समान। सभी अंग क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। जैसे मैंने एक त्रिभुज लिया, ये भी त्रिभुज लिया, ठीक है, तो इसके सभी अंग क्या होंगे? बराबर। यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा, यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा। बात समझ में आया? यानी सभी अंग आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसको हम कहते हैं सर्वांगसम। क्या कहते हैं? सर्वांगसम, ठीक है। अब बात आती है समरूप वाली। तो जो सर्वांगसम होते हैं वो समरूप हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये आपका समरूप है, लेकिन जैसे तो इस तरह का लेंगे, क्या लेंगे? इस तरह तब पर भी ये क्या आपस में क्या समरूप नहीं है? समरूप हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह का त्रिभुज है, ए भी त्रिभुज है, ए भी त्रिभुज है, तो छोटा बड़ा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने मतलब कि सर्वांगसम जब रहे सभी अंग बराबर ले रहे हैं, तो जब समरूप लेंगे तो इसमें आपका आकृति तो ही रहेगा, आकृति तो वही रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ अंग भी बराबर कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया? लेकिन इसका उल्टा यहाँ कहा रहा है ना, इसका विलोम सत्य नहीं है। यानी इसका उल्टा मतलब समरूप जो होते हैं, जो समरूप हैं आपस में, सर्वांगसम हो सकते हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि इसको ये समरूप है। समरूप को यदि मान लीजिए मैं ऐसा बना दूं, अब बताइए दोनों सर्वांगसम हैं? समरूप तो दिख रहा है समरूप है, लेकिन सर्वांगसम इसको कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी भुजा मिलाइए, बराबर है? नहीं है। इसलिए क्या होंगे? इसलिए जो समरूप होंगे वह आपका सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, तो आई होप बातें आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। तो मैं छोटा छोटा शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग हाँ ये ध्यान दीजिएगा, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जितना मैं समझा रहा हूँ इसका अपने बनाते चलिएगा, थोड़ा सा जो है कि कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। हमारे आप लोग जो भी वीडियो देख रहा है आज देखिए, चाहे जब भी देखिए वीडियो, तो हमारी विनती आपसे ही है कि यदि आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, जितना आपको लिखाया जा रहा है उसको लिख कर करिए, ठीक है, तभी आप फायदा पाएंगे, वरना कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आया? चलिए, तो 2 पॉइंट हो गया। अब 2 पॉइंट हम इसको मिटाएंगे क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है, इसको बताने के लिए ऊपर बताऊंगा, ठीक है। ऐसा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो जो भी आपको समझाया जा रहा है उसको अच्छे से समझिए, और बताने के बाद यदि एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो बताइएगा हमसे, ठीक है। तो बस आपको वीडियो जो है उसको ध्यान से देखना है और समझना है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट आपका हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। इसका क्या मतलब है समझिए। तो क्या कह रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज, तो मान लीजिए मैं एक त्रिभुज बना ले रहा हूँ, एक क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक त्रिभुज किसी एक रेखा, क्या कह रहा है, एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं, तो मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज जानते हैं 3 भुजाओं से घिरी आकृति, यानी ए बी सी, तो एक भुजा ए हो गया, दूसरी भुजा ए, तीसरी भुजा ए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कह रहा है, कहा है एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। जैसे तो एक आपकी भुजा हो गया, तो इसमें से एक रेखा लेंगे, क्या लेंगे, एक रेखा, यानी ये जो रेखा बन रही है इसका मान रख दीजिए ई डी, ठीक है, या फिर डी ई। तो कह रहा एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। यानी कहने मतलब कि ये जो रेखा जा रही है इन दोनों भुजाओं को विभाजित कर रही है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक काट रही है,
अब फिर यहाँ से यहाँ तक काट रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक काट रही है। तो वही कह रहा है कि एक ही अनुपात में काटे। एक ही अनुपात में मतलब यहाँ से अनुपात, यानी हम कह सकते हैं ए ई अनुपात बटे में बी ई बी। बात समझ में आया? यानी ये जो रेखा है आपकी, ये रेखा इस भुजा को समान अनुपात में क्या करे, काटे। ठीक है, तो यह होगा, यह होगा। इसी तरह इसको लेंगे तो ए डी, क्या करेंगे इसको, ए डी बटे में इसको लिखेंगे डी सी। बात समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़िए। तो विभाजित कर दिया, उसका क्या करा, तो यह रेखा, यानी कौन रेखा, यही ये रेखा जो है, तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर, यानी यह जो रेखा है, इस रेखा क्या तीसरी भुजा कौन सी है आपका, ये है ना। बात समझ में आ रहा है? यानी ये भुजा जो है इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे या एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो यह जो रेखा होगी तीसरी रेखा की क्या होंगी, समांतर। तीसरी रेखा कौन सी है, यही है ना। तीसरी भुजा जो होगी इसे क्या होंगी, ये समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर। समांतर मतलब पैरेलल, यानी ई डी पैरेलल डी सी, क्या होंगी, डी सी। बात समझ में आया? समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके आगे क्या बोल रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया हो। तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो समांतर हो गया, 3 कंडीशन। अगला कंडीशन इसी में दिया है, आधी होती है। आधी होती है, 2 बार लिख दी गया है, आधी होती है। बात समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि ये जो भुजा है, यह भुजा तीसरी भुजा की क्या होती है, आधी होती है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक लंबाई रेखा की 4 दिया है, कितना, 4। तो अब इसकी आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। बात समझ में आएगा होगा। यानी कहने मतलब ये समांतर भी होती है, उसके साथ साथ यदि आप ई डी लेंगे, ई डी जो भुजा होती है वह आधी होती है। वह आधी होती है किसके, बड़ी वाली भुजा की। किसके, बड़ी वाली भुजा की। ठीक है, यानी बड़ी भुजा क्या है आपका, बी सी। क्या है, बी सी। बात समझ में आ गया? तो वहाँ से आपको 1 2 3 कंडीशन एक ही सिद्धांत में मिल गया। यानी एक ही आपका प्रमेय जो है, सिद्धांत है, इस एक ही प्रमेय में आपको 3, और यही बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ये प्रमेय है। ये प्रमेय से मैं अभी सवाल आपको बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको कि यह जो प्रमेय है, इस प्रमेय पर डिपेंड त्रिभुज का जो नियम होता है, ये वाला नियम, इस पर बहुत ज़्यादा आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए इसको बहुत सही तरीके से समझिएगा, जिससे आपका क्वेश्चन रुक ना पाए। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ेंगे इसी के अनुसार। तो अब आगे है, अगला देखिए क्या कर रहा है, 2 त्रिभुज समरूप होने का कंडीशन। 2 त्रिभुज का आपका जो कंडीशन होता है उसको हम लोग देखेंगे कि 2 त्रिभुज जब होते हैं वो आपस में समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो कैसे होते हैं, ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब हम देखेंगे कि 2 त्रिभुज समरूप होने का कंडीशन, यानी 2 त्रिभुज दिए गए हैं, 2 त्रिभुज दिए गए हैं, ये आपस में कब समरूप होंगे, क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, इसको कौन समझते, तो जो समरूप होता है इसको हम लोग एक चिन्ह से निरूपित करते हैं, जिसको हम कहते हैं समरूप। क्या कहते हैं, समरूप। ठीक है, इसी में आता है, एक आता है सर्वांगसम। तो सर्वांगसम जो चिन्ह होता है आपका कुछ इस तरह होता है। ठीक है, यानी इस तरह 2 होता है इसमें, यानी 1 2। ठीक है, तो इस तरह जब होगा तो आपका सर्वांगसम होगा, इस तरह होगा तो आपका समरूप होगा, यानी सिंगल में। ये क्या होगा आपका समरूप चिन्ह, किसका, समरूप का। तो ये समरूप का चिन्ह है, इसको ध्यान देना है आपको। तो वही कहा जा रहा है कि 2 त्रिभुज दिया रहेगा, मान लीजिए एक त्रिभुज है, दूसरा है त्रिभुज, दोनों आपस में कब समरूप होंगे, क्या होंगे, समरूप कब होंगे, उसको हमको कैसे कैसे। तो मान लीजिए आपका त्रिभुज पहला है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, 2 त्रिभुज दिए गए हैं। अब हमको बताना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे, कब होंगे, कैसे हम इसको पहचानेंगे, ये ध्यान देना है। तो पहला कंडीशन कह रहा है कि संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब जैसे इसमें 3 कोण बन रहे हैं, आपका यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ। तो इस त्रिभुज के तीनों कोण, इस त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर होंगे। तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे आपका, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप। यानी कहने मतलब लेंगे तो कोण B बराबर कोण किसके हो जाएगा, इस संगत मतलब यहाँ कोण, यहाँ कोण, यानी कोण E के क्या होगा, बराबर। या तो फिर कोण A बराबर किसके होगा, कोण D के, कोण D के। इसी तरह आप कोण C लेंगे, कोण C इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोण C लेंगे कोण F के बराबर।
ठीक है। तो पहला कंडीशन समझ में आ गया कि दो त्रिभुज आपस में समरूप कब होंगे, तो इसके संगत कोण सभी क्या होंगे, इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के संगत तीनों कोण के इक्वल होंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे आपके, ये दोनों यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज आपका हो जाएगा डी ई एफ की। बात समझ में आया। तो एक कंडीशन आपको बहुत जरूरी समझना है, क्योंकि जब सवाल देगा तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि समरूप होने का क्या कंडीशन होता है। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला पढ़िए, इसमें कह रहा है तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। तो दूसरा कंडीशन क्या है, ये पहला कंडीशन है कि दोनों इतना मिलेंगे तो आपके दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह आप दूसरा कंडीशन कर रहा है संगत भुजाएं क्या हो, अनुपात में हो। संगत भुजाएं, संगत का मतलब यह भुजा इस भुजा के अनुपात में बराबर हो, यानी ए बी बट्टे में यह भुजा लेंगे क्या हो जाएगा डी ई इक्वल टू इसका इस भुजा को लेंगे इस भुजा को लेंगे यानी ए सी अपान इसको लेंगे डी एफ इक्वल टू यह भुजा लेंगे यानी यह भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के क्या होंगे, इक्वल अनुपात में डी ई एफ, ठीक है। तो ये जब कंडीशन आपको मिल जाएंगी तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, आपस आपके समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप। अभी मैं सवाल लूँगा, समझ में आएगा अच्छे से, और लेकिन यहाँ से कंसेप्ट जो बता रहा है इसको समझिए पहले। तो दो कंडीशन हो गया, पहला कोण आपके इक्वल होंगे तब समरूप होंगे। दूसरा आपका यदि संगत भुजाएं आपस में बराबर है तो तब पर भी दोनों त्रिभुज आपके समरूप होंगे। दो कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन करा है कि एक त्रिभुज के दो कोण आपस में, यानी दोनों कोण मैं शॉर्टकट में लिखा हूं, इसका मतलब है दो कोण आपस में बराबर हो। कहने मतलब क्या, कहने मतलब ये है कि एक कोण, मान लीजिए यह कोण इस कोण के बराबर हो और यह कोण इस कोण के बराबर हो, और उसके बाद बराबर हो, तब ये त्रिभुज कैसे होंगे, आपके समरूप होंगे। तब पर भी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपके कोण ए बराबर कोण डी के, और कोण आपको बी बराबर कोण आपका किसके लेंगे, ई के, ठीक है। यदि दो कोण आपस में बराबर होंगे तब पर भी दोनों त्रिभुज आपके कैसे होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप। तो ये आपका तीसरा कंडीशन हो गया, ठीक है, तीसरा कंडीशन। अब चौथा कंडीशन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है एक कोण बराबर हो और कोणों की संगत भुजाओं का अनुपात एक ही में हो। इसका क्या मतलब है कि अब एक कोण की बात कर रहा है, यानी चौथा कंडीशन जो है आपका एक कोण की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि एक कोण, मान लीजिए मैं कोण बी ले रहा हूँ, कोण बी बराबर कोण ई के इक्वल हो, क्या हो, इक्वल, कोण ई के क्या हो, बराबर हो। और उसके बाद आगे कह रहा है और कोणों की संगत भुजाओं का अनुपात, यानी जिस कोण को मैं ले रहा हूँ इसकी संगत भुजाएं कौन कौन सी है, आपकी यह होगी और दूसरी यह होगी। तो कहने मतलब ये भुजा जो है इस भुजा के अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी कहने का मतलब बी सी अनुपात में ना, तो बी सी अनुपाती किसके, इसके, यानी ई एफ के, ठीक है, बराबर किसके होना चाहिए। तो इसके दूसरा संगत कोण भुजा कौन सी, ए होगा, यानी ए बी बट्टे में इसको लेंगे इसकी संगत भुजा, यानी क्या है, डी ई, ठीक है। ये आपका चौथा कंडीशन है। तो यही चार कंडीशन आपको, पहला कंडीशन इधर हुआ और उसके बाद दूसरा कंडीशन ए, तीसरा कंडीशन है, चौथा कंडीशन है। तो चार कंडीशन आपको बताया गया, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि दो त्रिभुज दिया रहेगा, दोनों त्रिभुज कैसे समरूप होते हैं। इसी चारों कंडीशन को आप याद रखेंगे तो आपका सवाल हल हो जाएगा फटाफट, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब इसी प्रकार जितना हमें बताया जा रहा है आपको उसको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, प्रमेय क्या है आपका, पांचवा नंबर देखिए क्या कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। एंड दो त्रिभुज ले लीजिए, मैंने एक त्रिभुज ले लिया, दूसरा त्रिभुज आपका ए है, ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो मान लीजिए यहाँ जो त्रिभुज है आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये आपका डी है, ये ई है, और ये क्या है, एफ है। तो वही कह रहा है कि मान लीजिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, A1, क्या हो जाएगा, A1, इसका क्या लेंगे, A2। तो वही कह रहा है कि क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी लिखेंगे आप एरिया A1 इक्वल टू, क्या कर रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी इसका क्षेत्रफल का अनुपात बटे में एरिया A2 का क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर किसके हो जाएंगी, इसकी संगत भुजाओं के वर्ग के। यहाँ देखिए दिया है ना,
क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाए। किसके? वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो ये ए लेंगे तो इसकी पहली भुजा लेंगे ए बी बट्टे में इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगा डी ई का स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर इसी पर इस भुजा को लेंगे, यानी जो भी भुजा आप लेंगे तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर एक भुजा का वर्ग। फिर लेंगे, अगर दूसरा लेना चाहे तो इसको भुजा को ले लेंगे, यानी ए सी बट्टे में इस भुजा तो इस संगत इसका ए लेंगे डी एफ का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। इसको लेंगे तो इसको लेंगे, यानी बी सी बट्टे में ई एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल बट्टे में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, उनकी संगत भुजाओं का वर्ग का अनुपात, यानी उन दोनों भुजाओं संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसको आप नोट करेंगे, यहाँ से भी आपका सवाल बनता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका। अब अगला नंबर देख लेते हैं, छठा नंबर करा, यदि एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, तो इसको समझिए क्या है, यानी कि ये बात कर रहा है समकोण त्रिभुज की। किसकी? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आप लोग जानते होंगे क्या होता है, कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश हो, क्या हो 90 अंश हो, तो वो त्रिभुज जो होता है आपका क्या होता है, समकोण त्रिभुज। मान लीजिए ये 90 अंश है, क्या है 90 अंश। तो यही देखिए पढ़िए क्या कर रहा है, यदि एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, समकोण वाला कौन है, यही है ना, ये शीर्ष है आपका, क्या है शीर्ष। तो कह रहा है समकोण वाले शीर्ष से उसके कर्ण पर, तो कर्ण कौन है, ये भुजा जो है सामने वाली जो है एक कर्ण है, क्या है कर्ण। इस कर्ण पर लंब डाला जाए, यानी यहाँ से एक लंब डाला जाए इसे पर। ठीक है, ये लंब मतलब ये भी 90 अंश लंब डाला जाए, तो लंब के दोनों ओर, अब देखिए लंब जो डाला गया है इसके सामने एक त्रिभुज आपका ए बनना है, दूसरा त्रिभुज ए बनना है, दो त्रिभुज बनना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी एक त्रिभुज तो आपका ये बड़ा वाला बना, ठीक है, ये बड़ा वाला आपका बना जिसको मैंने समकोण त्रिभुज कहा। इसके यहाँ से मैंने एक लंब डाला तो आपको एक त्रिभुज ए मिला, दूसरा त्रिभुज ए मिला। ठीक है, तो उसके आगे कहाँ डाला जाए, तो लंब के दोनों ओर, तो एक त्रिभुज ए, दो त्रिभुज बन गया। ठीक है, दोनों ओर बनने वाले त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होता है। इसका मतलब है ये इन दोनों त्रिभुज जो लिए गए हैं, इन त्रिभुजों का, ये दोनों त्रिभुज जो आपस में समरूप होंगे ए, और स्वयं के ये दोनों त्रिभुज हैं समरूप आपस, यानी मान लीजिए नाम रखिए ए बी सी डी। ठीक है, तो त्रिभुज लेंगे आप, त्रिभुज मान लीजिए मैं ले रहा हूँ ए बी सी, सर्वांग समरूप होंगे किसके, छोटे वाले त्रिभुज के, यानी मान लीजिए मैं इसको ले रहा हूँ, तो लीजिए त्रिभुज डी बी सी समरूप किसके होगा, इसके भी होगा, यानी त्रिभुज ए बी डी। यानी समझ में आया, यानी जो बड़ा वाला त्रिभुज है इन दोनों त्रिभुजों के समरूप होगा बड़ा वाला, उसके साथ साथ ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो आई होप जितना मैं आपको बताया हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप जितनी भी आपको थ्योरी बताया गया इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये यदि आप समझ लिए तो आपका सवाल लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। इसी तरह पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी आपको वीडियो दिया जा रहा है उसको बहुत सही तरीके से देखिए और उसको समझिए। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कैसे होता है, थ्योरी पहले समझिए। ठीक है, तो बात इसी में रखूँगा विराम, अब मैं बोलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।